प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन 3 सेनापति लेसन को हम पढ़ रहे थे। सेनापति के जो 4 पद्य भाग थे, उन 4 पद्य भागों को हमने पढ़ा। इसका पाठ परिचय भी पढ़ा, जीवन परिचय भी पढ़ा और इसके कठिन शब्दार्थ भी हमने कर लिए हैं। आज इसी कड़ी में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। इस प्रश्न के अंदर पहला है, कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? तो किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? हेमंत को, शिशिर को, ग्रीष्म को, वसंत को। तो इसका सही आंसर होगा वसंत, यानी वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। सूर्यचाप का अर्थ है इंद्रधनुष, देवता, अर्धवृत्त, घटा। तो इसका सही आंसर होगा इंद्रधनुष। सूर्यचाप का अर्थ है इंद्रधनुष। ठीक है, सूर्यचाप का अर्थ इंद्रधनुष। देखा तीसरा जो पैरा है, जैसे दामनी दमक सूर्यचाप की चमक श्याम। तो सूर्यचाप का मतलब यहाँ पे इंद्रधनुष है। उसके बाद आती लघु उत्तरात्मक। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? कविता में बंदीजन कोयल को कहा गया है। कोयल को कहा गया है। प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? वर्षा ऋतु में वापस आने को कहा था। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? ऋतु वर्णन में वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? वसंत ऋतु को कहा गया है। निबल अनल से क्या तात्पर्य है? निबल अनल से क्या तात्पर्य? निबल मीन्स कमजोर, अनल मीन्स आग। आग ठंडी पड़ जाना। आग ठंडी कब पड़ जाती है? जब सर्दी का मौसम आ जाता है और सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कि बहुत अधिक ठंड के कारण आग की गर्मी भी कम प्रतीत हो रही है। तात्पर्य यह है कि बहुत अधिक ठंड के कारण आग की गर्मी भी कम प्रतीत होती है। कि बहुत अधिक ठंड के कारण आग की गर्मी भी कम प्रतीत होती है। या ये भी कह सकते हैं दूसरा भी, सर्दी शीत ऋतु में सर्दी की ठिठुरन बढ़ने से, यानी ठिठुरन मतलब अत्यधिक ठंड पड़ने से आग का ताप भी एकदम कम लगता है। अतः आग भी निर्बल या कम ताप वाली लगती है। अब लघु उत्तरात्मक प्रश्न। चतुरंगी दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? चतुरंगी दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? देखो, सेना के 4 अंग माने जाते हैं। चतुरंगी दल से अर्थ है सेना के 4 अंग माने जाते हैं। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथियों की और रथ सवार सेना। यानी पैदल, घुड़सवार, हाथियों और रथ पर सवार सेना, इन्हें ही चतुरंगणी सेना कहा जाता है। यानी वसंत ऋतु के प्रसंग में चतुरंग दल से कवि सेनापति का आशय, यानी वसंत ऋतु के प्रसंग में चतुरंग दल से कवि सेनापति का आशय अनेक रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित लता पादपों से है। आशय अनेक रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित लता पादपों से है। ये सभी मानो वसंत रूपी राजा की, ये
सभी वसंत रूपी राजा की चतुरंगिणी सेना के रूप में चतुरंगिणी सेना के रूप में कार्य करती हैं। चतुरंगिणी सेना के रूप में संबंधित, चतुरंगिणी सेना के रूप से संबंधित है। ठीक है। सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? सावन का महीना आते ही आकाश में काली घटाएं घिर आई हैं। सावन का महीना आते ही आकाश में काली घटाएं घिर आई हैं, बार बार बिजली चमक रही है और बादल भयंकर ध्वनि में गरज रहे हैं। सावन का महीना आते ही आकाश में काली घटाएं घिर आई हैं, बार बार बिजली चमक रही है और बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। कोयल मोर आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। नन्ही नन्ही बूंदों से शीतल पवन चल रही है। ऐसे वातावरण में प्रेयसी को कामदेव के प्रभाव से विरह रूपी बुखार चढ़ आया है। वह प्रिय से मिलने की बात कर रही है। वह प्रिय से मिलने को तरस रही है। ग्रीष्म ऋतु में बादलों और हवा की क्या स्थिति हो गई है? कवि सेनापति ने छंद में ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं का श्लेष अलंकार के माध्यम से एक साथ वर्णन किए। यानी श्लेष अलंकार में एक ही पद के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो श्लेष अलंकार के माध्यम से एक साथ वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु आने से धरती और आकाश तप रहे हैं तथा गर्म हवा आग की लपट के समान होकर शरीर को झुलसा रही है। सभी लोग ग्रीष्म के ताप से व्याकुल होकर बादलों की शीतल छाया की चाह करते हुए व्याकुल हो रहे हैं। यानी सभी लोग, यानी ग्रीष्म ऋतु का जो ताप होता है, उसकी जो प्रकाश होता है, यानी सूर्य का प्रकाश बहुत ही भयंकर होता है, उससे व्याकुल होकर बादलों की, जैसे आकाश में बादल छाते हैं और सूर्य बादलों की ओट में चला जाता है, तो सभी लोग उसकी चाह करते हैं कि सूर्य बादलों की ओट में रहे और छाया रहे, जिससे क्या है, कुछ हमें राहत मिल सके। तो इसको एक बार सुन लो। कवि सेनापति ने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का श्लेष अलंकार के माध्यम से एक साथ वर्णन किया है कि ग्रीष्म ऋतु के आने से धरती और आकाश तप रहे हैं और गर्म हवा आग की लपट के समान होकर शरीर को झुलसा रही है। सभी लोग ग्रीष्म के ताप से व्याकुल होकर बादलों की शीतल छाया की चाह करते हुए व्याकुल हो रहे हैं। अब निम्नात्मक प्रश्न, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? देखो, हिंदी के कवियों में सेनापति अपनी प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सेनापति रीतिकालीन कवि थे। रीतिकालीन अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की हैं। सेनापति ने विस्तार से प्रकृति वर्णन भी किया है। प्रकृति वर्णन के दो स्वरूप रहे हैं, उद्दीपन रूप तथा आलंबन रूप। उद्दीपन प्रधान रूप में प्रकृति केवल भावों को उत्तेजित करने वाली दिखाई गई है और आलंबन प्रधान रूप में प्रकृति को ही कविता का
विषय बनाया गया है। कवि सेनापति के प्रकृति वर्णन की विशेषता यही है कि उन्होंने लीक से हटकर आलंबन प्रधान प्रकृति का वर्णन किया है। सेनापति ने सभी ऋतुओं का विविधतापूर्ण चित्रण किया है। सभी ऋतुओं के दृश्यों का विस्तार और संजीयता से वर्णन हुआ है। इस वर्णन में सेनापति के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय मिलता है। यह ऋतुओं का शब्द चित्रण उपस्थित करने में निपुण है। हमारी पाठ्य पुस्तक में सेनापति के प्रकृति वर्णन पर आधारित 4 कवित्त संकलित हैं। इसमें वसंत, ग्रीष्म और वर्षा का श्लेष अलंकार पर आधारित संयुक्त वर्णन तथा वर्षा और शीत ऋतु का वर्णन सम्मिलित है। इनमें सेनापति के प्रकृति वर्णन की सभी विशेषताएं विद्यमान है। पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन करो। यानी अपने पाठ्यांश के आधार पर, जो पैरे के आधार पर शीत ऋतु ने, इसका आंसर है शीत ऋतु ने अपने प्रबल सेना के साथ जगत पर आक्रमण किया है तो आग की शक्ति क्षीण हो गई है, तो आग की शक्ति भी कमज़ोर हो गई है और सूर्य का ताप भी ठंडा पड़ गया है। बर्फ़ जैसी ठंडी वायु चलने लगी है जो शरीर में तीर की भांति चुभ रही है। शीत के डर से गर्मी भाग कर घरों के कोनों में जा छिपी है, अर्थात घर के भीतर ही ठंड से कुछ रक्षा हो रही है। लोगों ने शीत से यानी सर्दी से बचाने के लिए अलाव जला लिए हैं, मतलब अलाव धूनी जिसको बोलते हैं, जला लिए हैं। तापने वालों की आंखों में धुएं के कारण पानी बह रहा है, मानो ठंड के भय से वे रो रहे हों। लोग ठंड दूर करने के लिए आग पर गिर रहे हैं। आग के जरा सुलगते ही लोग उस पर झुककर तापने लगते हैं। आग पर हाथ फैलाकर झुके हुए लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आग को ठंड से भयभीत देखकर लोगों ने उस पर हाथ फैलाकर और झुककर उसे अपनी छातियों के नीचे छिपा रखा है, अर्थात अपने हाथों को छिपा रखा है। अब वसंत ऋतु के सौंदर्य पर टिप्पणी लिखनी है। यानी वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, यानी ऋतुओं का राजा कहा गया है। शीत ऋतु के पश्चात वसंत ऋतु के आगमन से ऐसा लग रहा है मानो शीत को यानी सर्दी को पराजित करने और जीव जगत को आनंदित करने के लिए ऋतुओं के राजा वसंत ने चतुर्निंगी सेना सजाकर चढ़ाई कर दी है। राजा वसंत के स्वागत में कोयल रूपी बंदीजन यानी प्रशंसा करने वाले इनका गुणगान कर रहे हैं। भोरों की गुंजार के रूप में राजा के मनोरंजन के लिए गायकों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। राजा बसंत के स्वागत में कोयल रूपी यानी बंदीजन अर्थात प्रशंसा करने वाले उसका गुणगान कर रहे हैं। भोरों को गुंजार के रूप में राजा के मनोरंजन के लिए गायकों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। चारों ओर छाई फूलों की सुगंध सोने में सुगंध का दृश्य उपस्थित करा रही है। सरसों के पीले खेत राजा के स्वागत में बिछे सुगंध से युक्त सोने के बिछौने हैं। मतलब सरसों के जो पीले खेत राजा के स्वागत में बिछे सुगंध से युक्त सोने के बिछौने हैं। इस प्रकार बसंत के स्वागत में आज धरती पर चारों ओर शोभा छाई हुई है और सभी प्रकार की सुखदायी साज सज्जा दिखाई दे रही है। अब है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित पंक्तियों के सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। बरन बरन तरु फूले उपवन वन आवत बसंत ऋतुराज कहियत। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल छातियों की छा राख्यो पाउक छिपाई के। यानी इनकी व्याख्या हमने पाठ के दौरान हमने इनको पढ़ लिया है, तो आप इसकी व्याख्या बार बार अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें
और इसको याद भी करने का प्रयास करें। तो ये 13वां प्रश्न आपको नहीं करना है, आपको 1 से लेकर 13 प्रश्न तक आपको गृह कार्य के रूप में वर्क करना है। 12 नंबर तक, सॉरी 13वां तो व्याख्या वाला है, नहीं करना है। 12 तक आपको गृह कार्य के रूप में वर्क करना है। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने लेसन 3 के यानी सेनापति के यानी अभ्यास प्रश्न पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।